सुनीता ये बताते हुए रो रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने आगे बताया कि उसके पिता को मैं नहीं कर पाऊंगी यार, कर पाऊंगी यार। दोबारा लिया से थोड़ा रुक जाए, मेरे को कोई टिश्यू पेपर ला दो यार, तो गड़बड़ हो गया। मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको एक हकीकत से भरी कहानी सुनाने जा रही हूं। हकीकत क्योंकि वो एक सच्ची बात है, और कहानी इसलिए क्योंकि मैंने उसमें पात्र का नाम बदल दिया है। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये 1995 की बात है, जब मैं दिल्ली के भगवान दास रोड पर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहा करती थी। तब मैं आज तक में बतौर रिपोर्टर काम कर रही थी, और उस वक्त आज तक डीडी मेट्रो पर आया करता था। शायद अगस्त या सितंबर के महीने की बात है। एक दिन सुबह मैं डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए गई तो सारे टेबल भरे हुए थे, लेकिन एक टेबल पर एक सीट खाली थी और उसके सामने एक लड़की चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। मुझे वो लड़की नई लगी। दरअसल मैंने इससे पहले उसे कभी अपने हॉस्टल में नहीं देखा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम सुनीता कौल है और वो कनॉट प्लेस में एक ट्रैवलिंग एजेंसी में जॉब कर रही है और 2 दिन पहले ही इस हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो कश्मीर से है। कश्मीर का नाम सुनते ही मैं उत्साह से भर गई और मैंने उससे कहा कि अरे वाह, मैं भी शिमला से हूँ, तो हम दोनों पहाड़ से हुए ना। मेरी ये बात सुनकर उसने बड़े सपाट चेहरे से अपनी प्लेट उठाते हुए कहा कि तुम्हारे और मेरे पहाड़ में बहुत फर्क है। ये बोलते हुए वो उठकर वहां से चल दी और उसने पलटकर मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं भी नाश्ता खत्म कर अपने ऑफिस चली गई, लेकिन पूरे दिन उसका चेहरा और उसकी वो एक लाइन मेरे दिमाग में घूमते रहे कि पहाड़ तो पहाड़ होता है, फिर उसका पहाड़ मेरे पहाड़ से अलग कैसे हुआ। हालांकि डिनर के वक्त मैं कभी हॉस्टल में पहुंच ही नहीं पाती थी, तो मेरी दोस्त अरुणिमा या सैब्रीना दोनों में से कोई ना कोई मेरा खाना लेकर रख लेते थे। लेकिन उस रोज मैं हर हाल में डिनर डाइनिंग हॉल में ही करना चाहती थी। मेरा रिपोर्टर दिल और दिमाग उससे इस लाइन का मतलब जानने और समझने के लिए बेचैन था। खैर, उस रोज भी मैं डिनर के लिए टाइम पर हॉस्टल नहीं पहुंच पाई। फिर मैंने तय किया कि कल फिर ब्रेकफास्ट के वक्त सुनीता कौल को ढूंढकर उससे बात करूंगी। सुबह 8 बजे मैं पहुंच गई डाइनिंग हॉल में। वो फिर उसी टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैं फिर अपनी प्लेट लेकर उसके सामने जा बैठी। आज उसने हल्की सी स्माइल देकर मुझे धीरे से हेलो भी कहा। बातें शुरू हुई तो सबसे पहले उसने मेरे बारे में पूछा। हालांकि कल उसने ना मुझे कोई खास तवज्जो दी थी, ना मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश की थी। खैर, उस दिन शनिवार था और मेरी छुट्टी थी। उस वक्त आज तक हफ्ते में 5 ही दिन आया करता था और शनिवार और रविवार को हमारी छुट्टी रहती थी। इत्तेफाक से उस दिन उसकी भी छुट्टी थी, तो मौका था उससे ढेर सारी बातें करने का। नाश्ता खत्म कर हम डाइनिंग हॉल से निकलकर बाहर लॉन्ज में बैठ गए। उस रोज उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बल्कि कई सारे और सवाल उठ खड़े हुए। सुनीता श्रीनगर से ताल्लुक रखती थी, वहीं पर पैदा हुई। वहां के जवाहर नगर में ही उसका बचपन गुजरा। उसने श्रीनगर के मिलिनसन हाई स्कूल से 10वीं पास की थी। उसके दादा परदादा की जमीन जायदाद सब वहीं पर थे और लाल चौक सरायबाला में उनकी दुकानें थी। उसके घर में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। 1990 की बात है। उस वक्त उसके दोनों भाई बहन स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे, जबकि सुनीता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी। गौरतलब है कि कॉलेज श्रीनगर का लड़कियों के लिए उस वक्त का इकलौता कॉलेज था। सुनीता के मुताबिक 1990 से पहले तक घाटी में माहौल कमोबेश ठीक ठाक ही था, लेकिन जनवरी 1990 में हालात खराब होने लगे। 15 जनवरी के बाद से तो बाकायदा मस्जिदों में लाउड स्पीकर से कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को अपने घर और औरतें छोड़कर घाटी से जाने की धमकियां दी जाने लगी। ए जालिमो, ए काफिरो, हमारा कश्मीर छोड़ दो, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफ़ा, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो या वादी छोड़कर भागो जैसे नारे बुलंद किए जा रहे थे। हिंदुओं के घर के बाहर तो ऐसे धमकी भरे पोस्टर चस्पा दिए गए थे। 19 जनवरी से उसके बाकी के रिश्तेदारों ने कश्मीर से पलायन शुरू कर दिया था।
कश्मीरी पंडितों के घर लूटने, उनकी हत्या करने और उनके मंदिरों को जलाने का काम घाटी में शुरू हो चुका था। यानी दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा था। अड़ोस पड़ोस के मुस्लिम परिवारों में से ज्यादातर ने हिंदू परिवारों से बातचीत बंद कर दी थी या दूरी बना ली थी। सुनीता को याद है 23 जनवरी का वो दिन, जिस दिन उसके पिता के खास दोस्त महबूब मियाँ, जो कि मुस्लिम थे, वो उनके घर आए और उन्होंने उसके पिता से कम सुनीता, उसकी माँ और बहन को जम्मू छोड़ आने की सलाह दी। साथ ही भी कहा कि हालात ठीक होते ही इन्हें वापस ले आइएगा। सुनीता के मामा भी उसी दिन हालात खराब होता देख जम्मू से श्रीनगर पहुंच गए थे। भारी मन से सुनीता के पिता ने तय किया कि वो घर की तीनों महिलाओं को और उसके छोटे भाई को मामा के साथ भेज देंगे। लेकिन दूर दराज के इलाकों से लड़कियों के अपहरण, सरेआम बलात्कार, हत्या और मारकाट की खबरें इतनी तादाद में आ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि इन 3 महिलाओं को कैसे सुरक्षित घाटी से बाहर निकाला जाए। महबूब मियाँ के बेटे सरताज भाई ने यह जिम्मेदारी संभाली कि वो हर हाल में जैसे तैसे अपनी एम्बेसडर कार से इन सबको सुरक्षित जम्मू छोड़ आएंगे। परिवार के लोगों ने जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत सामान बांधा। उम्मीद यही थी कि चंद रोज बाद हालात सामान्य होते ही ये सब लोग घर वापस लौट आएंगे। फिर शाम 6 बजे जब भीड़ भाड़ काफी कम हुई, तब इन लोगों का सफर शुरू हुआ। फिर ये ख्याल भी आया कि 2-2 लड़कियों को कार में कैसे बिठाया जाए ताकि बिना किसी परेशानी के ये सब सुरक्षित घाटी से बाहर निकल पाएं। सुनीता की बात सुनकर मेरा मन सिहर उठा। मुझे लग रहा था कि सुनीता मुझे 1947 के बंटवारे के वक्त की कोई कहानी सुना रही है। मैंने तो बुजुर्गों से सुना था कि उस वक्त बहु बेटियों को पाकिस्तान से सुरक्षित लाना कितनी बड़ी टेढ़ी खीर था। सुनीता ने आगे बताया कि सरताज भाई की सलाह पर दोनों लड़कियों को कार के पीछे वाली सीट के नीचे, जहां पांव रखते हैं वहां सिर नीचे करके बैठा दिया गया। ऊपर से कंबल डालकर माँ और मामा सीट पर बैठ गए। यानी उन दोनों के पैरों के नीचे ये दोनों लड़कियां छिप कर बैठ गईं। माँ को बुर्का पहनाया गया था। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर छोटे भाई को बैठाया गया और कार सरताज भाई चला रहे थे। रास्ते में 4-5 जगह लोगों ने जबरदस्ती कार रुकवाकर सरताज से जब इन लोगों के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि ये उसी का परिवार है। और इस तरह पूरी रात सफर करके ये लोग जगह जगह ठहरते रुकते सुरक्षित जम्मू आखिर पहुंच गए। सरताज इन लोगों को इनके मामा के घर छोड़कर वापस लौट गया। बाद में घाटी में हालात इतने बदतर हो गए कि सुनीता के पिता को भी अपना घर बार छोड़कर जम्मू आना पड़ा। सुनीता ये बताते हुए रो रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने आगे बताया कि उसके पिता को मैं नहीं कर पाऊंगी यार, दोबारा ले आ सकते। थोड़ा रुक जाए, मेरे को कोई टिश्यू पेपर ला दो यार, तो गड़बड़ हो गया। हाँ, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी वो। अरे बाप रे। बाद में घाटी में हालात इतने बदतर हो गए कि सुनीता के पिता को भी अपना घर बार छोड़कर जम्मू आना पड़ा। सुनीता ये बताते हुए रो रही थी और मेरी आंखों में भी आंसू निकल रहे थे। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने आगे बताया कि उसके बाद वो कभी घाटी में बने अपने घर लौट नहीं पाई। वहाँ के पहाड़ जिनमें उसकी रूह बसती थी, उन्हें वो फिर कभी देख ही नहीं पाई। उसका स्कूल, कॉलेज, किताबें, सहेलियाँ, बचपन के किस्से सब वहाँ छूट गए। महबूब मियाँ से बाद में इत्तला मिली कि उनके घर और दुकानों पर आतंकवादी किस्म के लोगों ने कब्जा कर लिया। घर बार तो हमेशा के लिए छूट गया था, पर उस मायने में वो खुशकिस्मत रही कि उसके मामा ने उसके पूरे परिवार को सहारा दिया। फिर जम्मू से उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर जून 1995 से वो दिल्ली में आ गई और यहीं पर वो नौकरी कर रही थी। मुझे लग रहा था मैंने सुनीता के दर्द को बेवजह कुरेद कर उसके जख्मों को हरा कर दिया। ताजुब तो मुझे ये हो रहा था कि सुनीता 1947 की नहीं, 1990 की बात कर रही थी। वो भी अपने देश के एक राज्य की बात कर रही थी, उस वक्त की बात कर रही थी जब देश का अपना संविधान था, जब देश में लोकतंत्र था,
लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी। ऐसे में केंद्र सरकार इन लोगों के बचाव के लिए सामने क्यों नहीं आई? साथ ही जम्मू कश्मीर की सरकार उस वक्त क्या कर रही थी? क्या वो आवाम को बचा रही थी या आतंकवादियों के साथ मिलकर घाटी से हिंदुओं के पलायन के लिए उन्हें मजबूर कर रही थी? सुनीता सामने बैठी रो रही थी और मुझे समझ आ चुका था कि क्या फर्क है उसके और मेरे पहाड़ में। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मुझे अचानक सुनीता की याद क्यों आ गई, क्यों याद आया उसका 30 साल पुराना दर्द। दरअसल जिन देश विरोधी नारों का जिक्र सुनीता मुझसे किया करती थी ना, आज वही नारे मुझे यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में सुनाई दे रहे हैं। हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, वगैरह वगैरह। ये सब वैसे ही नारे हैं, बस कलेवर बदल गया है। आजादी की बात बिल्कुल वैसे ही, तेवर बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 1990 वाला कश्मीर का माहौल और आज शाहीन बाग का हुजूम देखकर मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। ताजुब तो मुझे इस बात का है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार होता है, हम सब जानते हैं। कहीं कोई आवाज नहीं उठती। इसीलिए भारत सरकार ने CAA लागू किया तो मुस्लिम समुदाय को भड़काकर शाहीन बाग में उतार दिया गया। अरे ये तो सोचिए, भारत जैसे महान देश में तो बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं पर ही इतना बड़ा अत्याचार हुआ और अपने ही देश में ये लाखों कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी बन गए। आज शाहीन बाग के पैरोकारों और टुकड़े टुकड़े गैंग को रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी चिंता सता रही है। उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा। लेकिन क्या इन्हें पता है कि ऐसे ही नारे को लगाने वालों ने किस तरह से लाखों कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था? कश्मीरी महिलाओं के साथ किस तरह सरेआम बलात्कार हुआ था? कैसे गांव गांव जाकर इन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर उनका कत्लेआम किया था? कैसे उनकी दुकानें, कारखाने, मंदिर, घर जलाए गए? कैसे मार्च 1990 तक कश्मीर में हिंदू अधिकारी, बुद्धिजीवी से लेकर कारोबारी तक की हत्या की गई? कैसे 30,000 से ज्यादा हिंदू महिलाओं और पुरुषों को बेरहमी से मार डाला गया था? कैसे 1989 में जिहाद के लिए गठित मुसलमानों ने पूरी घाटी में भय का माहौल तैयार किया था? इतिहास के उस काले पन्ने को इस देश के लोगों ने कैसे भुला दिया? कैसे उनका दर्द ना उस वक्त की केंद्र सरकार को दिखा, ना इस देश के बाकी बुद्धिजीवियों को? याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है और उसकी बानगी मुझे इस वक्त शाहीन बाग की भीड़ में नजर आ रही है। इतिहास गवाह है, जिस कौम ने अपने इतिहास से कुछ ना सीखा वो तबाह हो गई। शाहीन बाग में टुकड़े टुकड़े गैंग जिस तरह से देश विरोधी नारे लगाकर देश में भय का माहौल पैदा करने की फिराक में है, क्या वो बताएंगे जनवरी 1990 में जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ वो उनकी नजर में क्या था? उसे नजरअंदाज कर क्या वो उस हैवानियत के साथ इस वक्त खड़े नजर नहीं आ रहे हैं?